जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज हम हिंदी का एक चैप्टर संधि स्वर संधि को पढ़ेंगे। सभी संधियों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप देखते ही टिक कर देंगे। इस वीडियो को पूरी देखें और हिंदी पूछे जाने वाले सभी एग्जाम में आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगी। तो देर न करते हुए हम संधि को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संधि के समझने की कोशिश करते हैं। संधि होता क्या है? तो संधि की परिभाषा किन्हीं दो वर्णों के आपसी मेल से जो विकार उत्पन्न होती है उसे हम संधि कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि दो वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम संधि कहते हैं, और दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। यह दोनों अंतर समास और संधि में याद रखिएगा। संधि का हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देव जोड़ आलय, देव जोड़ आलय मिलाकर देवालय हो जाएगा, यह संधि का उदाहरण है। नर जोड़ इंद्र, यहाँ पे नर और इंद्र मिलाकर नरेंद्र हो जाएगा, इसे ध्यान रखेंगे। और आगे हम देखते हैं दोस्तों संधि के प्रकार। संधि के कुल 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि है। एग्जामिनर हमेशा स्वर संधि से बनने वाले सभी एग्जाम्पल को और संधि विच्छेदों को पूछता है। तो हम सबसे पहले स्वर संधि को परिभाषा समझ लेते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। क्या कह रहा है कि दो स्वर जब मिलते हैं तो संधि बनते हैं, इसे याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। सबसे पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि और लास्ट 5वां अयादि संधि। दीर्घ गुण वृद्धि यन अयादि, यह याद रखिएगा। सबसे पहले हम दीर्घ संधि को समझते हैं। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ कहने का मतलब होता है कि बड़ा होता है दीर्घ। दीर्घ संधि के परिभाषा दो समान स्वर मिलाकर दीर्घ हो जाते हैं। जब दो समान स्वर मिलते हैं तो वह दीर्घ बनते हैं। तो दीर्घ संधि एग्जामिनर पूछता है हमेशा, कुछ उदाहरण दे दिया होता है कि यह कौन सा संधि है, दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, अन्य है या अयादि है। तो इसमें से हमें पता करना होता है कि कौन से संधि इसमें प्रयुक्त हुआ है। तो इसे पहचानने का हम शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं कि किस तरह से हम एग्जाम में देखकर बहुत जल्दी से क्वेश्चन को टेकल करेंगे। तो दीर्घ संधि कहने का मतलब कि बड़ा। अब बड़ा क्या होता है? जिस शब्द के बीच में बड़ी आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा लगा हो, वह संधि शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं मत जोड़ अनुसार। तो यह शब्द, यह दोनों मिलाकर मतानुसार बन रहा है। तो मतानुसार में बड़ा आ की मात्रा है, ता में देख लेते हैं। देव जोड़ आगमन, देव जोड़ आगमन मिलाकर देवागमन हो गया है। यहाँ पे व में बड़ा आ की मात्रा है तो देवागमन हो गया। और कुछ एग्जाम्पल हम दीर्घ संधि के देख लेते हैं साथियों। परीक्षा जोड़ अर्थी, परीक्षा जोड़ अर्थी मिलाकर परीक्षार्थी हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं परी में बड़ी ई की मात्रा हो गया। महाजोड़ आत्मा, महाजोड़ आत्मा मिलाकर महात्मा हो गया। हा में आ की मात्रा लगा हुआ है। इति जोड़ ईयु, इतियु या ई की मात्रा बड़ी हो गया। तो हरि जोड़ ईस, हरीश भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ई यहाँ पे लगा हुआ है। मही जोड़ इंद्र, यहाँ पे महेंद्र इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है जो दीर्घ संधि का उदाहरण है। नारी जोड़ ईश्वर, नारीश्वर, यहाँ पे आप देख सकते हैं दीर्घ संधि का। भानु जोड़ उदय, तो भानुदय, यहाँ पे बड़ी उ की मात्रा है। वधु जोड़ उत्सव, यहाँ पे भी बड़ी उ की मात्रा है, वधुत्सव हो जाएगा इसका। वधु जोड़ उर्मी, वधुर्मी, यहाँ पे भी बड़ी उ की मात्रा है। तो यह सभी एग्जाम्पल दीर्घ संधि के होते हैं। तो दीर्घ कहने का मतलब यह याद रखेगा, जिस शब्द के बीच में आ का मात्रा दिख जाए, बड़ी ई की मात्रा दिख जाए और बड़ी उ की मात्रा दिख जाए, वह एग्जाम्पल दीर्घ संधि का हो जाएगा। यहाँ पे आगे हम देखते हैं दोस्तों गुण संधि। गुण संधि का एक एग्जाम्पल है जो हमेशा एग्जामिनर स्टूडेंट को फंसाने के लिए पूछता है। ऋषि से बनने वाले जितने भी एग्जाम्पल आएंगे वह गुण संधि के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे कि देव जोड़ ऋषि, तो देवर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, राजर्षि, महर्षि, यह सभी गुण संधि के उदाहरण हैं। आगे कुछ हम देख लेते हैं गुण संधि के ट्रिक। इसे पहचानने के लिए हम शब्द के बीच में ए एवं ओ आता है। कहने का मतलब है कि एक
डंडी के ऊपर ए की मात्रा आ जाए तो यह गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल दोस्तों। नरेंद्र, यहाँ पे एक की मात्रा हो जा रहा है। नरेश, यहाँ पे एक की मात्रा हो रहा है, डंडी के ऊपर एक लाइन आ रहा है तो गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। महेश, परोपकार, एक ही मात्रा ऊपर आ रहा है। जलोर्मी, महोदय, महोर्मी, यह सभी एग्जाम्पल गुण संधि का उदाहरण है। तो यहाँ से यह पता चलता है कि गुण संधि का एग्जामिनर अगर पूछेगा गुण संधि का एग्जाम्पल कौन सा है, तो शब्द में हम यह ध्यान रखेंगे कि कौन सी शब्द के बीच में एक ही मात्रा है, तो वह गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, वृद्धि संधि। तो गुण में हमने देखा कि एक लाइन के ऊपर एक ही मात्रा होती है। उसी तरह वृद्धि यानी कि बढ़ गया, वृद्धि जब हो जाती है तो एक लाइन के ऊपर ए की मात्रा हो जाएगी, तो वृद्धि हो गई। तो वृद्धि संधि के लिए हम देखेंगे कि जिस शब्द के बीच में डबल ए की मात्रा हो, ए की मात्रा बने, तो उसे हम वृद्धि संधि के एग्जाम्पल रखेंगे। जैसे कि एक, यहाँ पे भी दो ए की मात्रा हो जा रहा है। सदैव, यहाँ पे भी दो लाइन आ जा रहा है। वनौषधि, यह भी वृद्धि संधि का है। महोषध, तथैव, महोज, महेश्वर्य, दंतोष्ठ, यह सभी एग्जाम्पल वृद्धि संधि का है। तो हमने ध्यान रखा, यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दीर्घ के लिए बड़ी आ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा, और उसी तरह गुण के लिए हम एक लाइन के ऊपर एक की मात्रा हो जाती है, और वृद्धि संधि के लिए ए की मात्रा हो जाती है, यानी कि एक लाइन के ऊपर दो ए की मात्रा होती है तो वृद्धि संधि हो जाती है। आगे हम देखते हैं साथियों, यन संधि। यन संधि को समझने का बहुत आसान तरीका है। शब्द में य, र, ल, व आदि इन चार वर्णों के साथ कोई आधा वर्ण लटका हो। कहने का मतलब यह है कि जिस शब्द के साथ य, र, ल, व लगा हो और य, र, ल, व के साथ ही कोई शब्द आधा लटका हुआ दिख जाए तो वह यन संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अत्यधिक, अत्यधिक में य के साथ आधा त लटका हुआ है तो यह यन संधि का उदाहरण हो जाएगा। प्रत्येक, य के साथ त लटका हुआ है। इत्यादि, स्वागत, व के साथ आधा स लटका हुआ है। न्यून, य के साथ न लटका हुआ है। स्वच्छ, व के साथ स लटका हुआ है। यह सभी यन संधि के उदाहरण हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, य, र, ल, व के साथ कोई आधा वर्ण लटका हुआ हो, यन संधि का उदाहरण हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं साथियों, लास्ट अयादि संधि। अयादि संधि पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि इस शब्द को अयादि, यहाँ पे तीन वर्ण मिलकर अयादि बन रहा है, तो उसी प्रकार इसके शब्द में अधिकांशतः तीन अक्षर ही होते हैं। तो जैसे पावक, पवित्र, भावुक, नाविक, यह तीन अक्षर से मिलकर बना हुआ है तो अयादि संधि का उदाहरण हो जाएगा। और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखेंगे कि जिस शब्द में अय, आय, आओ, यह शब्दों इस तरह वर्णों का उच्चारण हो बोलने में, तो वह संधि अयादि संधि हो जाएगा। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। नयन, यहाँ पे नयन बोलने से अय का उच्चारण हो रहा है। गायक, अय का उच्चारण हो रहा है। गायिका, आई का यानी कि आय का उच्चारण हो जा रहा है स्त्रीलिंग में। पवन, अव का उच्चारण हो रहा है। पावक, पवित्र, भावुक, नाविक, यह सभी अयादि संधि का उदाहरण है। इसे ध्यान रखेंगे साथियों। आज हम हिंदी के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक तत्सम तद्भव को काफ़ी आसान भाषा में पढ़ने जा रहे हैं। काफ़ी सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में तत्सम तद्भव से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में तत्सम तद्भव को देखते ही पहचानने का शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूँ। सिर्फ इन 5 ट्रिक के द्वारा आप 5000 से अधिक तत्सम तद्भव शब्द को देखते ही पहचान जाएंगे। तो देर न करते हुए हम इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तत्सम को जानने से पहले हम तत्सम के परिभाषा को समझ लेते हैं। संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं, संस्कृत के मूल शब्द को ही तत्सम शब्द कहते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि संस्कृत के वे शब्द जो प्राचीन युग में और पुरातन युग में जो शब्द का प्रयोग किया जाता था, वह सभी शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आम्र, ये आम्र भी संस्कृत शब्द है। कर्पूर, ग्राम, अग्नि, घोटक, रात्रि इत्यादि, यह सभी तमाम शब्द जो हैं कि संस्कृत का शब्द हैं। जो भी संस्कृत के शब्द होंगे वह तत्सम शब्द कहलाएंगे।
यहाँ पे एग्जामिनर यह पूछता है कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। तो जो भी संस्कृत के शब्द उच्चारण में हमें पता चलेगा वह सभी शब्द तत्सम शब्द हो जाएगा। हम एग्जाम में अच्छे तरह से पहचान कर टिक कर देंगे। आगे देख लेते हैं तद्भव। तद्भव समझने से पहले हम उसकी परिभाषा को देख लेते हैं दोस्तों। संस्कृत के वे शब्द जो समय के साथ परिवर्तित होकर हिंदी शब्द में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि संस्कृत के वे शब्द जो आम जिंदगी में अब परिवर्तित रूप हो गया है और वे शब्द जो अब उसकी चेंजिंग रूप को देखते हैं तो तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि आम्र, आम्र को हम अब आम बोलते हैं। कर्पूर, कर्पूर को अब कपूर बोलते हैं। ग्राम को गांव, अग्नि से आग परिवर्तित हो गया। घोटक को घोड़ा परिवर्तित हो गया। रात्रि को रात हम कहते हैं। तो यहाँ से यह पता चला कि संस्कृत के शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं और हिंदी के शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं साथियों तत्सम और तद्भव को पहचानने का नियम। ट्रिक नंबर 1, यहाँ पे हमने इस वीडियो में 5 ट्रिक लिया है, जो 5 ट्रिक के द्वारा आप 5000 से प्लस शब्द को आसानी से पहचान पाएंगे और एग्जाम में आसानी से हल कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं तालाब स। तालाब स में तत्सम शब्द में तालाब स का प्रयोग किया जाता है और जब तद्भव में तालाब स का परिवर्तित रूप दंत स का प्रयोग हो जाता है। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। श्वास, श्वास में तालाब स का प्रयोग किया गया है, वहीं जब तद्भव रूप में परिवर्तित होता है तो सांस हो जाता है और यह यहाँ पे दंत स का प्रयोग किया गया है। सत, सत का सौ हो जाएगा। सिर का सिर हो जाएगा। श्यामल का सांवला हो जाएगा। साग का साग हो जाएगा। तो यहाँ से यह पता चलता है कि ट्रिक नंबर 1 से कि जो तत्सम शब्द होते हैं वहाँ पे तालाब स का प्रयोग होता है और तद्भव शब्द में दंत स का प्रयोग होता है। आगे देख लेते हैं साथियों ट्रिक नंबर 2। जो तत्सम शब्द होते हैं वहाँ पे छ, जो क्षत्रिय होता है वह छ का प्रयोग होता है और तद्भव शब्द में छ का परिवर्तित रूप जब होता है तो ख और छ जो छाता होता है वह उसमें परिवर्तित हो जाता है। तत्सम के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तत्सम से तद्भव में परिवर्तित होते हैं तो क्षीर, क्षीर में क्षत्रिय वाला छ है और उसका जब तद्भव रूप में परिवर्तित होता है तो क्षीर का खीर हो जाता है। क्षमा, यहाँ पे छ का क्षमा में परिवर्तित हो गया। इक्षु, इक्षु से ईख, छ से ख में परिवर्तित हो गया। क्षत्रिय, क्षत्रिय का खत्री हो जाएगा। अच्छी, अच्छी का आँख हो जाएगा। तो यहाँ से हम यह ध्यान रखेंगे कि तत्सम शब्द उसे देखकर पहचान लेंगे कि जिसमें क्षत्रिय वाला छ लगा हुआ हो वह तत्सम हो जाएगा और ख और छ शब्द जिस शब्द में मिल जाएगा वह सब तद्भव हो जाएगा। आगे देख लेते हैं साथियों ट्रिक नंबर 3, श्री हो जाएगा। तो यहाँ पे श्री में हम ध्यान रखेंगे कि यह शब्द तत्सम का है। श्री शब्द का प्रयोग तत्सम में होता है और जब श्री का जब परिवर्तित रूप तद्भव में होगा तो दंत स का प्रयोग हो जाएगा। तो हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। श्रृंगार, श्रृंगार का श्रृंगार तद्भव रूप हो जाएगा। श्रृंग, श्रृंग का तद्भव रूप सिंह हो जाएगा। श्रावण, श्रावण का तद्भव रूप सावन हो जाएगा। श्रेष्ठी, श्रेष्ठी का तद्भव रूप सेठ हो जाएगा। श्रृंगार, श्रृंगार का सिंहार हो जाएगा। तो यहाँ पे यह ध्यान रखेंगे कि जो भी श्री का शब्द का प्रयोग हो जाएगा तो वह तत्सम में हो जाएगा और स, दंत स का प्रयोग तद्भव रूप में हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं साथियों। ट्रिक नंबर 4, तत्सम, तत्सम में व का प्रयोग होता है और वही जब तत्सम से तद्भव में परिवर्तित होता है तो ब में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। वक, वक को हम जब परिवर्तित तद्भव में करेंगे तो बगुला हो जाएगा। वेदना, वेदना का वेदना हो जाएगा। विद्युत, विद्युत का बिजली हो जाएगा। वन का वन हो जाएगा और वत्स का बच्चा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ यह पता चलता है कि तत्सम का व जो होता है वो तद्भव में ब में परिवर्तित हो जाता है। साथियों हमारा यह कंटेंट और यह समझाने का तरीका आपको पसंद आती है तो आप हमारे इस छोटी सी चैनल से जुड़ सकते हैं। विश्वास दिलाता हूँ आपके तैयारी में हमारा काफ़ी मदद होगा। यह हमारा वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो आगे हम देखते हैं साथियों ट्रिक नंबर 5। यहाँ पे यह ध्यान रखेंगे कि तत्सम के कुछ अक्षर हैं जिसके द्वारा हम यह पता कर सकते हैं कि कौन सा शब्द तत्सम है। तो जो छ होता है क्षत्रिय वाला वह सभी शब्द जो होंगे वो तत्सम शब्द के उदाहरण होंगे। जैसे नक्षत्र, शिक्षक, लक्ष्य, उपेक्षा, यहाँ पे क्षत्रिय वाला छ है। क्षत्रिय, यह सभी शब्द तत्सम के शब्द हैं।
और तत्सम में हम यह देखेंगे कि जो त्र होता है और आधा र, यह सभी वर्ण जिस शब्द में मिलेंगे वह तत्सम शब्द हो जाएंगे। जैसे छात्र, यहाँ पे त्र है। ग्रीष्म में आधा र है। चित्रकार, यहाँ पे त्र है। ग्राहक में आधा र है। चंद्र आधा र है। तो यह सभी शब्द जो हो जाएंगे तत्सम के शब्द हो जाएंगे। तत्सम में री लगा हुआ होता है तो री हो जाएगा। ऋषि जो होता है वह तत्सम का शब्द है। जैसे कृपया में री लगा हुआ है। पृष्ठ में आधा प्री में री लगा हुआ है। तो यह सभी शब्द तत्सम शब्द हो जाएंगे। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य पहचानने के लिए एग्जाम में दे दिया जाता है। साथियों, इस वीडियो में सिर्फ 3 शानदार ट्रिक के द्वारा आप एग्जाम में आए हुए इस टॉपिक के सारे प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर लेंगे। साथियों, आने वाले सीआरपीएफ एग्जाम, बीएसएफ, अग्निवीर, यूपी पुलिस, बिहार दरोगा एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो रामबाण साबित होगा। तो देर न करते हुए हम जल्दी से इस छोटी सी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम वाच्य यानी कि कहने का मतलब वॉइस, वाच्य को हम सबसे पहले हम उसके परिभाषा को देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म एवं भाव में किसकी प्रधानता है उसे वाच्य कहते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है साथियों, क्रिया के जिस भी रूप से वाक्य में यह पता चल सके कर्ता, कर्म एवं भाव किसकी प्रधानता है उसे हम वाच्य कहते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप हम कुछ देख लेते हैं। श्वेता हंसती है, श्वेता के द्वारा खिलाया गया, श्वेता से नहीं पढ़ा जाता है। यह सभी एग्जाम्पल वाच्य के उदाहरण हैं। आगे देख लेते हैं इसको आसानी से पढ़ने के लिए, समझने के लिए। वाच्य के मुख्य 3 भेद होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वाच्य के प्रकार देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य, यह तीनों वाच्य के प्रकार हैं। कर्तृवाच्य को पहचानने के लिए आसान तरीका यह है कि कर्ता उसे कहते हैं जब हम वाक्य में कौन करके प्रश्न पूछते हैं। राम ने खाना खाया, तो किसने खाना खाया, कौन खाया, तो राम ने खाना खाया, तो वहां कर्ता हमारा पता चल जाएगा। तो कर्ता के साथ जब ने कारक या शून्य कारक लगा हुआ हो तो वह वाक्य कर्तृवाच्य का हो जाएगा। आगे हम आसानी से देखेंगे। उसके बाद कर्मवाच्य को देख लेते हैं। तो कर्ता के साथ जब के द्वारा लगा हुआ हो और जब कर्ता वाक्य में निर्जीव हो उसे कर्मवाच्य कहेंगे। आगे देखते हैं तीसरा भाववाच्य को। जब कर्ता के साथ से कारक और वाक्य नकारात्मक हो यानी नहीं लगा हुआ तो वह आसानी से हम पहचान लेंगे कि वह भाववाच्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कर्तृवाच्य को हम विस्तार ढंग से पढ़ते हैं। यह ट्रिक नंबर 1 है जिससे कि बहुत सारे वाक्य को हम आसानी से पहचान लेंगे कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य है। जब कर्ता के साथ ने कारक या शून्य कारक लगा हुआ हो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। ने कारक तो हम समझ लिए, शून्य कारक वह है जब कर्ता के साथ कोई भी कारक ना लगा हुआ हो तो उसे हम शून्य कारक कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कर्तृवाच्य का। बच्चे ने चावल खाई, तो बच्चे के साथ ने कारक यहाँ पे हम देख रहे हैं साथियों लगा हुआ है। तो बच्चे कर्ता के साथ ने कारक जब देख लेंगे तो वह आसानी से कर्तृवाच्य हमारा हो जाएगा। श्वेता विद्यालय जाती है, तो श्वेता के साथ कोई भी यहाँ पे कारक नहीं लगा हुआ है, तो जब कोई भी कारक नहीं लगा हुआ है तो शून्य कारक हो जाएगा और शून्य कारक कर्तृवाच्य का उदाहरण है। तो श्वेता विद्यालय जाती है कर्तृवाच्य हो जाएगा। रोहन बाजार जा रहा है, तो यहाँ भी कर्ता के साथ कोई भी कारक नहीं लगा हुआ है यानी कि शून्य कारक लगा हुआ है, तो रोहन कर्तृवाच्य हो जाएगा। रोहन बाजार जा रहा है। राम ने दूध पिया, राम कर्ता के साथ ने कारक लगा हुआ है तो यह वाक्य कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। सीता गाती है, तो सीता गाती है, सीता के साथ कोई भी कारक नहीं लगा हुआ है यानी कि शून्य कारक यानी कर्तृवाच्य हो जाएगा। मैं स्कूल गया, तो मैं के साथ कोई भी वाच्य नहीं लगा हुआ है तो कर्तृवाच्य यह हो जाएगा। तो यहाँ साथियों हम ध्यान रखेंगे कर्तृवाच्य को देखने पहचानने के लिए कर्ता के साथ जब ने लगा हुआ हो या फिर शून्य कारक यानी कि कोई भी कारक नहीं लगा हुआ है तो वह कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे देख लेते हैं साथियों कर्मवाच्य को। कर्मवाच्य देखने से पहले हम साथियों हमारा यह प्रयास और कंटेंट आपके लिए थोड़ा भी लाभदायक है तो हमारे इस छोटे से परिवार को जल्द से सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको साइंस, जीके, हिंदी एवं करंट अफेयर के वीडियो प्लेलिस्ट के साथ मिल जाएंगे।
आप उन सभी वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो अब आगे हम देखते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य को पहचानने के लिए आसान तरीका यह है कि कर्ता के साथ जब के द्वारा लगा हुआ रहेगा जिस वाक्य में, या फिर कर्ता जब निर्जीव हो तो वह कर्मवाच्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे आगे देखते हैं समझने के लिए, किसान के द्वारा बीज बोया गया, तो किसान कर्ता के साथ हम के द्वारा यहाँ पे देख रहे हैं तो कर्मवाच्य हो जाएगा। किस कर्ता के साथ के द्वारा देखेंगे तो कर्मवाच्य हो जाएगा। नाव चल रही है, नाव के साथ यहाँ पे हमें यह बोध हो रहा है कि नाव एक निर्जीव वस्तु है, तो निर्जीव वस्तु कर्ता जब होगा तो कर्मवाच्य होगा। साथ ही साथ यहाँ ध्यान रखेंगे नाव चल रही है, यानी कि नाव किसी के द्वारा ही तो चलाई जाएगी ना, वह सजीव वस्तु होगा नाव चलाने वाला। तो नाव यहाँ पे निर्जीव वस्तु है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। रोटी बन रही है तो रोटी भी किसी के द्वारा बनाया जाता है, तो वाक्य में के द्वारा बोध हो रहा है और साथ ही साथ निर्जीव कर्ता का यहाँ उदाहरण मिल रहा है। तो रोटी बन रही है तो रोटी एक निर्जीव कर्ता है। राम के द्वारा पढ़ा गया, तो राम के द्वारा, तो यानी कि के द्वारा जब रहेगा तो कर्मवाच्य हो जाएगा। पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक जब हो रहा है तो पुस्तक एक निर्जीव वस्तु है, तो निर्जीव कर्ता जब रहेगा तो कर्मवाच्य हो जाएगा। यहाँ पे यह सभी एग्जाम्पल देखेंगे जो कि एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे गए हैं। आगे देखते हैं साथियों, लास्ट भाववाच्य। भाववाच्य को बहुत आसानी से देख लेंगे कि जब कर्ता के साथ से कारक चिन्ह लगा हुआ हो और साथ ही साथ वाक्य में नहीं नकारात्मकता की बोध हो तो वह भाववाच्य हो जाएगा। आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। आरोही से गाया नहीं जाता, आरोही के साथ से कारक लगा हुआ है और साथ ही साथ नहीं देखते ही हम भाववाचक का एग्जाम्पल हो जाएगा। आरोही से गाया नहीं जाता, यह भाववाच्य हो जाएगा। विजय से लिखा नहीं जाता, तो विजय कर्ता के साथ से कारक चिन्ह लगा हुआ है और साथ ही साथ नहीं लगा हुआ है, नकारात्मकता की बोध हो रहा है तो भाववाच्य हो जाएगा। भाववाच्य को देखने समझने के लिए एक और भी है कि वाक्य में असमर्थता की बोध होता है, जैसे आरोही से गाया नहीं जाता, विजय से लिखा नहीं जाता, रोगी से चला नहीं जाता। जब चला ही नहीं जा रहा है तो वह असमर्थ है, तो रोगी से कारक चिन्ह लगा हुआ है, नहीं नकारात्मकता की बोध हो रही है तो भाववाच्य हो जाएगा। आज हम हिंदी में समास चैप्टर को पढ़ेंगे। हिंदी में पूछे जाने वाले सभी एग्जामों में समास से काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। हम इस वीडियो में शानदार ट्रिक के माध्यम से 5 सेकंड में समास को पहचानने का शानदार तरीका देखेंगे। अगर आप यह पूरी वीडियो देख लेते हैं साथियों, तो यकीन दिलाता हूं आप एग्जाम हॉल में सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। तो देर ना करते हुए हम जल्दी से इस छोटी सी वीडियो को शुरू करते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप कहने का मतलब जब भी कोई भी वस्तु फैला हुआ हो उसे हम समेट कर कंक्लूड कर देंगे तो वह उसका मतलब हम संक्षेप हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। यहाँ एक प्रश्न पूछा जाता है, समास का विलोम शब्द व्यास होता है। एग्जाम में प्रश्न यह पूछा गया है कि समास का विलोम क्या होता है, तो समास का विलोम व्यास होता है, इसे याद रखेंगे। समास की परिभाषा देखते हैं दोस्तों। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द समास कहलाता है। जब दो शब्द या दो से अधिक शब्द मिलेंगे तो वह समास की उत्पत्ति होगी। और यहाँ याद रखेंगे नोट में, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण मिलते हैं तो संधि बनती है और जब दो शब्द मिलते हैं तो समास बनता है, इसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं समास के भेद। समास के कुल 6 भेद होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि समास के कितने प्रकार हैं, तो समास के 6 प्रकार होते हैं। बारी बारी से हम देखते हैं सभी को। द्वंद्व समास, हमारा पहला समास द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा कर्मधारय समास और चौथा अव्ययीभाव समास और पांचवा बहुब्रीहि समास, छठा लास्ट तत्पुरुष समास। यह 6 समास के प्रकार होते हैं। आगे हम बारी बारी से सभी समासों को विस्तार से देखते हैं दोस्तों। द्वंद्व समास पहला हमारा। द्वंद्व समास की परिभाषा जान लेते हैं। जिस समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों की प्रधानता हो द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास हम उसे कहते हैं जिसमें जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो तो वह द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हम कुछ देख लेते हैं। उससे पहले हम उसके शानदार ट्रिक पहचानने के लिए समझ लेते हैं, जिसके थ्रू हम कोई भी एग्जाम्पल और कोई भी समास को देखकर हम पता कर लेंगे कौन सा समास द्वंद्व समास है। इसका शानदार ट्रिक देखते हैं। जिस समास में योजक चिन्ह लगा हो और दोनों शब्द आपस में विलोम हो, यहाँ पे यह कहा गया जिस समास में योजक चिन्ह लगा हुआ हो बीच में और
आपस में दो शब्द विलोम होंगे तो वह समास हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, सुख दुख, यहाँ पे सुख दुख, सुख और दुख बनता है। सुख दुख में बीच में योजक चिन्ह छिपा हुआ है और सुख का उल्टा दुख होता है, तो सुख का विलोम शब्द दुख हो गया और साथ ही साथ बीच में योजक चिन्ह दिख रहा है, तो यह समास हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। उसी तरह हम भाई बहन, भाई बहन के बीच में भी योजक चिन्ह दिख रहा है और भाई बहन एक दूसरे का विपरीत लिंग है। आगे देखते हैं देश विदेश, देश और विदेश, देश विदेश भी एक दूसरे के विपरीत है और बीच में योजक चिन्ह है। इस तरह सभी एग्जाम्पल उच्च नीच, यह सभी समास द्वंद्व समास हो जाएगा। यहाँ याद रखेंगे कि सिर्फ इतना याद रखना है कि जिस दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह हो और वह दोनों शब्द विलोम हो तो वह द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे हम देखते हैं दूसरा, द्वंद्व समास के बाद द्विगु समास, उसकी परिभाषा जान लेते हैं साथियों। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। जिस भी शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक होगा वह द्विगु समास होगा। इसका शानदार ट्रिक देख लेते हैं। संख्या वाले शब्द का प्रयोग किया जाता है, द्विगु समास में संख्या वाले शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं साथियों, नौ रत्न, तो नौ रत्नों का समूह, नौ यहाँ एक संख्या है और रत्नों का समूह बता रहा है, तो नौ रत्न हमारा द्विगु समास हो जाएगा। तिरंगा, तिरंगा तीन रंगों का समूह, तो तीन एक संख्या है तो हमारा द्विगु समास हो जाएगा। सप्ताह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, 7 एक संख्या है तो यह हमारा द्विगु समास हो जाएगा। उसी तरह चौराहा, 4 राहों का समूह, यहाँ से यह पता चल रहा है कि 9, 3, 7, 4 यह सभी एक संख्या है, तो जितना भी संख्यावाचक होगा वह द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। आगे हम याद देखते हैं साथियों कर्मधारय समास। उससे पहले साथियों हमारा समझाने का यह तरीका और यह आसान सा ट्रिक आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें आपका सपोर्ट मिल सके। हमारे द्वारा हिंदी, जीके, करंट अफेयर कई चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं साथियों, आप उन सभी वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। उसके बाद हम अब देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को देखने से पहले उसकी परिभाषा को जान लेते हैं। जिस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। यानी कहने का मतलब कि जिस भी समास का पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो वह कर्मधारय समास कहलाएगा। इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जो समास किसी का गुण विशेषता बताए और जिसे विग्रह करने के मध्य में है जो और के समान शब्द आते हैं वह कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं एग्जाम्पल, नील कमल, यहाँ पे इसका विग्रह करेंगे तो नीला है जो कमल हो जाएगा। तो नीला है जो कमल, यहाँ पे है जो शब्द बीच में दिख रहा है, तो बीच में जब है जो शब्द दिखे, के समान शब्द दिखे तो यह हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे गुण विशेषता बता रहा है, किसका, कमल का विशेषता बता रहा है। कमल कैसा है तो नीला रंग का कमल है, तो नीला की विशेषता कमल की विशेषता नीला है, तो यह विशेष विशेषण की जिसने उपमा उपमेय हो तो यह कर्मधारय समास हो जाएगा। और बीच में है जो और के समान शब्द दिखे तो यह हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। यहाँ पे हम अगला देखते हैं चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, तो के समान यहाँ पे दिख रहा है तो हमारा कर्मधारय हो जाएगा। चंद्र के समान मुख वाली चंद्रमुखी हो जाएगा। महापुरुष, महान है जो पुरुष, है जो यहाँ पे दिख रहा है तो हम देखते ही कर्मधारय समास टिक कर देंगे। तो यहाँ पुरुष की विशेषता क्या है कि वह महान है। उसी तरह मृगनयनी, मृगनयन, तो मृग के समान नयन, नयन की विशेषता क्या है, वह मृग की समान दिख रहा है नयन, तो यह हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ से याद रखेंगे साथियों, सिर्फ इतना याद रखना है कि गुण और विशेषता किसी भी वस्तु का बताए तो वह कर्मधारय समास हो जाएगा। और साथ ही साथ बीच में जब विग्रह करेंगे तो है जो और के समान शब्द आएगा तो वह हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पे हम इसे समझ लिए। अब अगला देखते हैं अव्ययीभाव समास। उसका उदाहरण देखते हैं साथियों। जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो अव्ययीभाव समास कहलाता है। जिस शब्द का प्रथम पहला पद प्रधान हो वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। उसे हम ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ट्रिक अव्ययीभाव का यह है कि प्रथम पद छोटा होगा और उपसर्ग होगा, वह जितना भी एग्जाम्पल हो जाएगा वह अव्ययीभाव समास का हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, प्रतिदिन, यहाँ पे प्रति प्लस दिन, प्रति जोड़ दिन इसका विग्रह करने के बाद हो रहा है, तो प्रति एक उपसर्ग है और प्रथम पद प्रति है, यह छोटा है। और उसके बाद देखते हैं आजन्म, आजन्म में यहाँ पे
आ जन्म, यहाँ आ एक उपसर्ग दिख रहा है और जन्म से छोटा आ है, तो प्रथम पद छोटा होगा और उपसर्ग होगा, तो यह हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हाथों हाथ, यहाँ पे योजक चिन्ह है और साथ ही साथ जब एक ही शब्द का रिपीटेशन हो और योजक चिन्ह हो तो वो सब भी एग्जाम्पल अव्ययी भाव का हो जाएगा। जैसे और देखते हैं रातों रात, रात जोड़ रात, उसे हम रातों रात कहते हैं, रातों रात में योजक चिन्ह छुपा हुआ है और रात और रात उसका हो जाएगा, तो यह भी अव्ययी भाव समास याद रखेंगे। यहाँ पे दो तरह का हो जाएगा अव्ययी भाव समास। प्रथम पहला देखेंगे कि जिसको विग्रह करने के बाद उपसर्ग हो, पहला पद उपसर्ग हो और पहला पद प्रधान हो और साथ ही साथ योजक चिन्ह छिपा हुआ हो और दोनों समान शब्द दिखता हो, तो वह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आगे हम देखते हैं पांचवा बहुब्रीहि समास। यह काफी आसान है दोस्तों, इसका परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास से किसी तीसरे पद की प्रधानता हो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस भी समास में तीसरे पद की प्रधानता हमें दिखे तो वह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ट्रिक इसका देखते हैं। सबसे पहले विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। जब हम उस शब्द को तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे तो वह तीसरा अर्थ हमें देगा। तो उसको एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। दशानन, 10 मुख है जिनके, अर्थात रावण के 10 मुख थे, तो दशानन यहाँ पे हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पे 10 मुख है जिनके, यानी तीसरा अर्थ दे रहा है कि रावण था वो, तो हमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लंबोदर, लंबा है जिनका उदर, अर्थात गणेश जी का उदर लंबा था, तो यह हमें तीसरा अर्थ दे रहा है। तीसरा पद यहाँ पे प्रधान दिख रहा है। नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका, अर्थात शिव जी का नीला कंठ था, तो शिव जी यहाँ पे तीसरा पद हो जाएंगे। तो तीसरा पद जहाँ प्रधानता दिखे वह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पीताम्बर, पित अंबर है जिनका, अर्थात कृष्णा जी, यह सभी एग्जाम्पल बहुब्रीहि समास का हो जाएगा। बस इतना याद रखना है कि जिस भी शब्द का विग्रह करने के बाद वह तीसरा अर्थ निकाल कर देता हो, वह सभी शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। आगे देखते हैं अब लास्ट तत्पुरुष समास। यहाँ परिभाषा समझ लेते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। जिस शब्द का दूसरा पद प्रधान हो जिस समास का, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ याद रखेंगे, इसका ट्रिक देख लेते हैं। जिस समास में कारक चिन्ह का लोप हो, जिस भी शब्द में कारक चिन्ह छिपा हुआ दिख जाए उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। बारी बारी से हम सभी तत्पुरुष समास को देखते हैं और उसके एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष का विभक्ति कारक चिन्ह को होता है। कर्म को कारक किस विभक्ति होता है ना, कर्म को, तो वह कर्म कारक का विभक्ति को होता है। जिस भी शब्द में को चिन्ह लोप दिखे वह हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा अर्थ निकालने के बाद। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं अब। रथ चालक, यहाँ पे इसको जब हम विग्रह करेंगे तो रथ को चलाने वाला, उसे हम रथ चालक कहते हैं। तो रथ को चलाने वाला, यहाँ पे को कारक हमें दिख रहा है, तो यह हमारा कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। आगे देखते हैं चिड़ी मार, तो चिड़ियों को मारने वाला, तो चिड़ियों को में को कारक दिख रहा है, तो यह हमारा तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। उसी तरह हम अब दूसरा देखते हैं करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में कारक चिन्ह से लगा हुआ रहता है, से कारक चिन्ह करण तत्पुरुष का हो जाएगा। उसका एग्जाम्पल देखते हैं साथियों। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, यहाँ पे हमारा से कारक चिन्ह दिख रहा है, तो करुणापूर्ण जब इसको हम विग्रह करेंगे तो करुणा से पूर्ण हो जाएगा, तो से कारक चिन्ह दिखते ही हम करण तत्पुरुष बोलेंगे। अगला है मन चाहा, मन से चाहा, यह हमारा से कारक चिन्ह यहाँ पे दिख रहा है, तो ये मन चाहा भी हमारा करण तत्पुरुष हो जाएगा। आगे देखते हैं और भी तत्पुरुष को। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। इसका कारक चिन्ह होता है के लिए, संप्रदान के लिए कारक चिन्ह होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। गौशाला, गौ के लिए शाला, गौ के लिए जो शाला होता है उसे हम गौशाला कहते हैं, तो गौ के लिए कारक चिन्ह दिख रहा है, तो हमारा यह संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, यहाँ पे के लिए हमारा कारक चिन्ह दिख रहा है, तो यह हमारा संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। अगला देखते हैं चौथा आपादान तत्पुरुष। आपादान यानी कि जुदाई, यानी कोई भी चीज आपसे दूर हो रहा है या आपसे छीन रहा है तो वह जुदाई हो जाएगा, आपादान तत्पुरुष। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। आपादान तत्पुरुष का कारक चिन्ह से होता है।
एग्जाम्पल धनहीन, धन से हीन यानी कि धन उसके पास नहीं रहा अब, तो धन से हीन से यहाँ पे हमारा कारक चिन्ह दिख रहा है तो आपादान हमारा तत्पुरुष हो जाएगा। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त से यहाँ पे कारक चिन्ह दिख रहा है तो यह हमारा आपादान तत्पुरुष हो जाएगा। उसी तरह हम आगे देखते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष पांचवा है जिसका कारक चिन्ह होता है का, के, की। यह सभी संबंध तत्पुरुष के कारक चिन्ह हैं। उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। राजपुत्र, राजा का पुत्र, उसे हम राजपुत्र कहते हैं। राजा का पुत्र, यहाँ का कारक चिन्ह दिख रहा है तो यह संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। उसी तरह शिवालय, शिव का आलय, तो संबंध तत्पुरुष में का, के, की कहीं पे भी बीच में विग्रह करने के बाद दिख जाए वह हमारा संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। अगला देखते हैं छठा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण की कारक चिन्ह होता है में पर, तो यहाँ एग्जाम्पल द्वारा आप समझते हैं। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, तो गृह में प्रवेश के बीच में हमें में दिख रहा है तो में कारक चिन्ह हमारा अधिकरण तत्पुरुष का हो जाएगा। धर्मवीर, धर्म वे वीर, तो यहाँ पे में दिख रहा है तो में हमारा अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। सकर्मक और अकर्मक क्रिया से सीधा एग्जाम में 4 से 5 सवाल पूछ लिए जाते हैं। इस छोटी सी वीडियो में काफ़ी आसान भाषा में शॉर्ट ट्रिक के द्वारा समझेंगे। साथियों, अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेंगे तो विश्वास दिलाता हूं कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया से पूछे जाने वाले सभी सवाल आप आसानी से हल कर लेंगे। तो देर न करते हुए हम जल्दी से इस छोटी सी वीडियो को शुरू करते हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रिया को समझने से पहले क्रिया की परिभाषा को देखते हैं और उसके एग्जाम्पल को देखते हैं। उसकी परिभाषा, जिस शब्द के माध्यम से वाक्य में कार्य के होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है साथियों, जिस वाक्य में जिस शब्द के द्वारा कार्य के होने या करने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, राम खेलता है, इस वाक्य में राम कर्ता हो जाएगा और राम का कार्य खेलना है तो राम खेलता है। सीता पढ़ रही है, इस वाक्य में सीता कर्ता हो जाएगी और सीता का कार्य क्या है, पढ़ना, सीता पढ़ रही है। आगे देखते हैं इसको और विस्तार ढंग से। सकर्मक एवं अकर्मक क्रिया, तो कर्म के आधार पर क्रिया को दो भेद होते हैं। एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, यह बहुत सारे वाक्य दे दिए जाते हैं और यह पहचानना रहता है कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया है और कौन सा वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो इसे हम बेसिक और कॉन्सेप्चुअल ढंग से समझ लेते हैं। और यहाँ देखते हैं इस शब्द में सकर्मक, तो यहाँ स उपसर्ग लगा हुआ है तो स का शाब्दिक अर्थ होता है साथ, जिसके साथ कर्म जुड़ा हुआ हो वह वाक्य सकर्मक हो जाएगा। और आगे देखते हैं अकर्मक, यानी कि सकर्मक होता है जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों हो, उपस्थित हो, उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। और अकर्मक दूसरा देखते हैं, इस शब्द में अ उपसर्ग है और अ का शाब्दिक अर्थ होता है नहीं, नहीं जिसमें कर्म नहीं हो, जिस शब्द में कर्म नहीं होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि जिस शब्द में कर्ता और कर्म हो, कर्ता और क्रिया सिर्फ हो, उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। यहाँ पे कर्म नहीं उपस्थित होता है। आगे देखते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया, इसकी परिभाषा को देख लेते हैं साथियों। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है दोस्तों, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म के ऊपर पड़ता हो उसे हम सकर्मक कहते हैं। सकर्मक यानी कि कर्म उपस्थित हो उस वाक्य में, तो वह सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अकर्मक, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता हो उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। जिस भी वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पे ना पड़ के डायरेक्ट कर्ता के ऊपर पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। अकर्मक क्रिया में कर्ता और क्रिया सिर्फ होते हैं, इसे ध्यान रखेंगे साथियों। सकर्मक क्रिया पहचानने का नियम, इसको हम ट्रिक के द्वारा बहुत आसानी से बहुत सारे वाक्यों को आसानी से बता पाएंगे कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का है और कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है। तो ट्रिक देख लेते हैं। जब हम किसी वाक्य में क्या बोलकर प्रश्न पूछें और तब हमें उसका सही उत्तर मिल जाए तो वह शब्द सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब हम प्रश्न में क्या बोलकर पूछेंगे तो उसका सही उत्तर मिल जाना चाहिए तो वह सकर्मक क्रिया हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। रीना मेला घूमती है,
तो रीना क्या घूमती है, यहाँ पूछेंगे सवाल। तो रीना मेला घूमती है, हमें उत्तर आसानी से मिल जा रहा है। तो यह वाक्य सकर्मक क्रिया का हो जाएगा। आरोही किताब पढ़ती है, आरोही किताब पढ़ती है, तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आरोही क्या पढ़ती है। तो इसका हमारा राइट आंसर मिल जा रहा है, आरोही किताब पढ़ती है। तो यह वाक्य सकर्मक क्रिया का हो जाएगा। और साथ ही यह ध्यान रखेंगे साथियों कि सकर्मक क्रिया में कर्ता रीना और कर्म मेला और घूमना क्रिया, यह तीनों उपस्थित हो। सकर्म यानी कि तीनों, कर्म क्रिया और कर्ता, यह तीनों उपस्थित हो, वह सकर्मक हो जाएगा। आरोही कर्ता हो जाएगा और किताब कर्म हो जाएगा और पढ़ती है तो यह क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पे सकर्मक का उदाहरण हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों सकर्मक क्रिया के उदाहरण। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले साथियों, हमारा यह समझाने का तरीका और आपके लिए किया गया प्रयास आपको थोड़ा भी लाभ पहुंचाती है तो आप जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा यह चैनल काफ़ी छोटा है परंतु आपके लिए किया गया मेहनत और कंटेंट आपको बहुत लाभ देगी। आगे देखते हैं साथियों अकर्मक क्रिया के उदाहरण, सकर्मक क्रिया के उदाहरण। हमने सकर्मक क्रिया को ट्रिक के द्वारा अच्छे से समझ लिया है। अब उसके एग्जाम्पल को कुछ देख लेते हैं। लाला जी ने केला खाया, तो यहाँ पे लाला हमारा कर्ता हो जाएगा, लाला जी, और केला हो जाएगा कर्म और खाया क्रिया हो जाएगा। जब इस वाक्य में हम यह सवाल पूछे कि लाला जी ने क्या खाया, तो लाला जी ने केला खाया, यह हमारा उत्तर मिल जा रहा है। तो यह वाक्य सकर्मक का हो जाएगा। मोदी जी ने पगड़ी पहनी, तो मोदी जी ने क्या पहनी, पगड़ी पहनी। सूर्य कुमार यादव क्रिकेट खेलता है, तो सूर्य कुमार यादव क्या खेलता है, तो क्रिकेट खेलता है। बच्चे ने खिलौने तोड़ दिए, तो क्या का उत्तर हमें क्या तोड़े, तो खिलौने तोड़े। यह अच्छी से मिल जा रहा है तो यह वाक्य सकर्मक हो जाएगा। और यहाँ पे सभी वाक्यों में क्रिया कर्ता और कर्म तीनों उपस्थित है तो सकर्मक हो जाएगा। और यहाँ क्रिया का प्रभाव जैसे खेलना क्या खेलता है, तो क्रिकेट खेलता है, तो क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट कर्म के ऊपर पड़ रहा है तो यह वाक्य सकर्मक हो जाएगा। अगर क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट कर्ता के ऊपर पड़ता तो यह वाक्य अकर्मक का हो जाता। जैसे हम आगे देखेंगे, यहाँ पे कंक्लूजन हम यह निकाल सकते हैं सकर्मक क्रिया का, जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। आगे हम अकर्मक क्रिया देख लेते हैं। अकर्मक क्रिया पहचानने का नियम, इसका भी ट्रिक है। जब हम किसी वाक्य में क्या बोलकर प्रश्न पूछे और हमें उसका सही उत्तर नहीं मिल पाए तो वह अकर्मक क्रिया का वाक्य हो जाएगा। जैसे मोहित हंसता है, तो इस वाक्य में जब हम यह प्रश्न पूछेंगे मोहित क्या हंसता है, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल साइलेंट उत्तर नहीं मिल पा रहा है, तो मोहित क्या हंसता है, तो यहाँ यह वाक्य अकर्मक का हो जाएगा। और इसको यह इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मोहित हंसता है, तो मोहित हंसना यहाँ पे कर्म बिल्कुल नहीं है, तो कर्म नहीं है तो यानी क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट हमें कर्ता के ऊपर पड़ रहा है तो यह वाक्य अकर्मक का हो जाएगा। रोशन सुबह देर से उठता है, तो रोशन क्या उठता है, तो इसका उत्तर हमें नहीं मिल पा रहा है भली भांति तरीके से, तो यह वाक्य अकर्मक का हो जाएगा। और भी कुछ उदाहरण अकर्मक का देख लेते हैं साथियों। रॉबिन बहुत तेज दौड़ता है, तो रॉबिन क्या दौड़ता है, तो इसका उत्तर हमें नहीं मिल पा रहा है। और इस वाक्य में कर्ता और सिर्फ क्रिया है और क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट रॉबिन के ऊपर पड़ रहा है। रॉबिन क्या दौड़ता है, तो नहीं, तो रॉबिन दौड़ता है, तो कौन दौड़ता है, रॉबिन दौड़ता है, तो दौड़ना प्रभाव डायरेक्ट कर्ता के ऊपर पड़ रहा है तो यह अकर्मक हो जाएगा। आगे देखते हैं अंकित तिवारी गाता रहता है, तो अंकित तिवारी क्या गाता रहता है, तो इसका उत्तर हमें सही से नहीं मिल पा रहा है तो यह वाक्य अकर्मक का हो जाएगा साथियों। जय शाह पढ़ता है, जय शाह पढ़ता है, तो यहाँ पे क्रिया है और जय शाह करता है, तो यहाँ पे कर्म अनुपस्थित है तो यह वाक्य अकर्मक का हो जाएगा साथियों। विराट कोहली दिन भर खेलता है, तो यह हम प्रश्न पूछ सकते हैं विराट कोहली क्या खेलता है, तो यहाँ पे हमें इसका उत्तर बिल्कुल ही नहीं मिल पा रहा है तो अकर्मक का यह भी उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पे कंक्लूजन यह निकाल सकते हैं कि जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया हो परंतु कर्म ना हो अकर्मक क्रिया कहलाता है। आज हम हिंदी के सभी एग्जाम में पूछे गए मुहावरे, लोकोक्तियां एवं कहावतें को पढ़ेंगे। आज हम कुल 105 मुहावरे पढ़ने जा रहे हैं जिसमें पहले के 50 प्रश्न बिहार दरोगा के विभिन्न एग्जाम में 2008 से लेकर 2022 में पूछे गए परीक्षाओं के प्रश्न हैं। फिर उसके आगे सभी मुहावरे सभी राज्य स्तरीय एग्जाम जैसे कि यूपी पुलिस, मध्य प्रदेश व्यापम एग्जाम, बिहार पुलिस एवं एसएससी जीडी के विभिन्न शिफ्टों में पूछे गए सवाल हमने लिए हैं।
यह सभी मुहावरे देख लेने के बाद साथियों पूरा विश्वास है कि आपके आने वाले एग्जाम में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देर न करते हुए हम जल्दी से इस छोटी सी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला है प्रश्न, अंगारों पर लौटना। अंगारों पर लौटने, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दुख सहना। अंगारों पर लौटने मुहावरे का अर्थ होता है दुख सहना। दूसरा देखते हैं, अगिया बेताल। अगिया बेताल मुहावरे का अर्थ होता है साथियों कठिन और जटिल कार्य करना। तीसरा, अल्लाह मियाँ की गाय। अल्लाह मियाँ की गाय का अर्थ होता है सरल स्वभाव वाला। आकाश कुसुम होना, अनहोनी एवं असंभव घटित होना। अगला है उल्लू बोलना। उल्लू बोलना का अर्थ होता है उजाड़ हो जाना। छठा है पूरी तरह तैयार हो जाना। पूरी तरह तैयार हो जाना मुहावरे का अर्थ होता है कमर कसना। जब हम कमर पूरी तरह से कस लेते हैं तो कहते हैं कि हम पूरी तरह तैयार हो गए हैं। आसमान पर थूकना। आसमान पर थूकना का अर्थ होता है प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा करना। अगला हम आगे देखते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 8, घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है शर्मिंदा होना। अगला है खून खौलना। जब हमारा पूरा खून खौल जाता है तो हम कहते हैं कि बहुत क्रोधित हो जाना। फूक फूक कर कदम रखना। फूक फूक कर कदम रखने मुहावरे का अर्थ होता है साथियों सावधानी पूर्वक कार्य करना। लोहे के चने चबवाना। लोहे का चने चबवाने का अर्थ होता है पराजित करना। जब हम किसी को पराजित कर देते हैं तो कहते हैं कि मैंने तुम्हें लोहे के चने चबवा दिए। अगला है ऊंट की करवट बैठना। इस मुहावरे का अर्थ होता है पूर्वानुमान ना हो सकना। पूर्वानुमान ना हो सकना ऊंट की करवट बैठना का अर्थ होता है। उधोर का लेना ना माधो को देना। इसका अर्थ होता है निश्चिंत रहना। अगला देखते हैं, आगे जाने खग की ही भाषा। यहाँ पे खग हो जाएगा साथियों खग जाने खग की ही भाषा। अपने वर्ग के लोग की बात लोग ही भली भांति समझते हैं। यहाँ कहने का अर्थ है कि जब खग जाने खग की भाषा, इसका अर्थ होता है अपने वर्ग के लोगों की बात लोग भली भांति समझते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 15, पहले बोलो फिर बोलो। पहले तोलो फिर बोलो। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, पहले तोलो फिर बोलो। इसका मुहावरा का अर्थ होता है सोच समझकर बात करना चाहिए। अगला है भेड़ की खाल में भेड़िया। इस मुहावरे का अर्थ होता है देखने में सरल किंतु वास्तव में धूर्त। 1 से 21 होना। 1 से 21 होने का कहने का अर्थ है तरक्की करना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरा प्रयास करना। अगला है एकादशी का खाया द्वादशी का निकालना। एकादशी का खाया द्वादशी का निकालना, वसूल करना। पॉकेट गर्म करना, घूस देना। अगला है कलेक्टर का साला, ऊंची पहुंच वाला। जब ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति रहता है उसे हम कलेक्टर का साला कहते हैं। अगला देखते हैं कलम कसाई। कलम कसाई मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों कठोर लिखने वाला। यह सभी प्रश्न बिहार एसआई में पूछा गया है दोस्तों। साथियों आपके लिए जुटाए गए सभी कंटेंट और हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल काफ़ी छोटा है साथियों, परंतु आपको विश्वास दिलाता हूँ हमसे जुड़कर आपको जरूर लाभ होगी। अगला प्रश्न देखते हैं 23, कलेजा थाम कर रोना। इसका मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दुखी होकर रोना। कलेजा थामकर रोना का अर्थ होगा बहुत दुखी होकर रोना। आटे दाल का भाव मालूम होना। इसका अर्थ हो जाता है अनेक प्रकार के कष्टों का अनुभव होना। जिसको आटे दाल का भाव अनुभव है उसे कहेंगे अनेक प्रकार के कष्टों का अनुभव जिसे हो गया है। अगला है कोल्हू का बैल होना। इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत परिश्रम करने वाला। कोल्हू का गाय उसे कहते हैं जो बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है। खाला का घर, आसान काम। चौकड़ी भूल जाना। चौकड़ी भूल जाने मुहावरे का अर्थ होता है रास्ते का पता ना चलना। अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना। अगला देखते हैं 29वां, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। यह सब एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। उलट फेर होना। उलट फेर होने मुहावरे का अर्थ होता है साथियों अप्रत्याशित परिवर्तन होना। अगला है दिल पक जाना, अत्यंत पीड़ित होना। अपनी डफली अपनी राग, अपने मन की करना। फिसल पड़े तो हर गंगा, मजबूरी में कोई काम करना। फिसल पड़े तो हर गंगा मुहावरे का अर्थ होता है मजबूरी में कोई काम करना। बहती गंगा में हाथ धोना, इसे हम अवसर का लाभ उठाना कहते हैं। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कह देना। जब गागर में सागर भरने जब कहेंगे तो थोड़ी में बहुत कुछ कह देना हो जाएगा। अगला है काठ का उल्लू होना, बहुत बड़ा मूर्ख होना। काठ का उल्लू होना का अर्थ होता है बहुत बड़ा मूर्ख होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका अर्थ होता है अत्यधिक कंजूस होना। जो बहुत ज़्यादा कंजूस होता है उसे हम कहते हैं चिढ़ाते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए।
गुलर का फूल होना, दुर्लभ होना, गुलर का फूल हमें जल्दी से प्राप्त नहीं होता, इसलिए गुलर का फूल होना का अर्थ हो जाएगा दुर्लभ होना। होम कर देना, होम कर देना का अर्थ होता है नष्ट कर देना, जब हम आहुति देते हैं तो होम करते हैं तो वह नष्ट हो जाता है। अटखेलिया सूझना, अटखेलिया सूझना मुहावरे का अर्थ होता है मजाक उड़ाना। डकार जाना, डकार जाना मुहावरे का अर्थ होता है हड़प लेना, जब हम किसी को हड़प लेते हैं तो कहते हैं वह डकार दिया। भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का अर्थ होगा साथियों मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। अगला हम देखते हैं मक्खन लगाना, मक्खन लगाना चापलूसी करना, जब हम किसी की चापलूसी करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि मक्खन लगाया जा रहा है। लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाने मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत कठिन कार्य करना। रूह कांपना का अर्थ होता है बहुत डरना, रूह कांपता है तो हम कहते हैं कि बहुत डर गया है। आंखें चुराना, आंखें चुराना अनदेखा करना। बखिया उधेड़ना, भेद खोलना। लोहे के चने चबाना का मुहावरा का अर्थ होगा संघर्ष करना, लोहे का चने चबाना संघर्ष करना। पानी फेर देना, काम बिगाड़ देना, जब हम किसी काम को बिगाड़ देते हैं तो कहते हैं कि उसने मेरे काम पे पानी फेर दिया। अगला है आफत सिर पर लेना, आफत सिर पर लेना झगड़ा मोल लेना। यहाँ पे सारा प्रश्न बिहार एसआई का जो भी था सब समाप्त हो गया है साथियों। अगला हम कुछ विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं वहाँ से हम प्रश्न को देख लेते हैं। 51वां माथा ठनकना, माथा ठनकना का अर्थ होता है शक करना। गागर में सागर, संक्षेप में गहरी बात कहना। खोदा पहाड़ तो निकली चूहिया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। परिश्रम अधिक फल कम, जब परिश्रम हम अधिक करते हैं और फल की प्राप्ति कम होती है तो कहा जाता है खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। आंखें ठंडी होना, आंखें ठंडी होने का अर्थ होता है इच्छा पूरी होना। आंखें नीली पीली करना, नाराज होना। ओठ चाटना, स्वाद का इच्छुक होना, जब हम स्वाद के लिए इच्छुक होते हैं तो कहते हैं कि ओठ चाटना। 57वां है कान खोलना, सावधान करना। कान पकड़ना, प्रतिज्ञा करना। साथियों यही सब एग्जाम में प्रश्न आने वाले में पूछे जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरी ध्यानपूर्वक देखें। 59 है खून खोलना, खून खोलना का अर्थ होता है गुस्सा करना या गुस्सा आना। आसमान पर चढ़ाना, खूब प्रशंसा करना, जब हम किसी की खूब प्रशंसा करते हैं तो वह कहता है कि आसमान पर मत चढ़ाओ। पानी में आग लगना, पानी में आग लगाना, असंभव कार्य को संभव कर देना, जब हम किसी असंभव कार्य को संभव कर देते हैं तो कहते हैं कि पानी में आग लगा दिया। आसमान की बातें करना, बहुत ऊंचा। डिंग हाँकना, अपनी बड़ी बड़ाई करना, जो अपनी खूब तारीफ करती है तो उसे हम कहते हैं कि डिंग हाँक रहा है। हाथ का मैल होना, तो हाथ का मैल का अर्थ होता है तुच्छ वस्तु। डोरे डालना, डोरे डालने मतलब कि प्रेम में फंसाना, डोरे डालना प्रेम में फंसाना। पत्थर का लकीर मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अमीट होना, जो मिटता नहीं है उसे हम अमीट कहते हैं, वह पत्थर की लकीर कहलाता है। सफ़ेद झूठ का अर्थ होता है पूर्णतः असत्य, जो पूरी तरह से झूठ बोल रहा है उसे हम सफ़ेद झूठ कहते हैं, पूर्णतः असत्य। उड़ती चिड़िया का पंख गिनना, अनुभव होना, अनुभव व्यक्ति उड़ती चिड़िया का पंख गिन लेता है। चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होना का अर्थ होता है निर्लज होना। तलवार की धार पर चलना, तलवार की धार पर चलने मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कठिन कार्य करना। अगला हम देख लेते हैं ना तो बीन ना तीन ना तेरह होना, ना तीन में तेरह होना, यानी कि किसी काम का ना होना। गुड़ गोबर करना, गुड़ गोबर करना का अर्थ हो जाएगा बनाया काम बिगाड़ना। कूप मंडूक होना, कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अत्यंत सीमित ज्ञान। आगे देखते हैं आंखों का चर्बी छाना, आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ होता है अभिमान करना, जो बहुत ज़्यादा घमंड दिखाता है उसे कहते हैं कि आंखों पे चर्बी चढ़ गया है। पानी ना मांगना, पानी ना मांगना यानी कि अर्थ होता है तत्काल मर जाना। 19-20 होना, इसका अर्थ होता है बहुत कम अंतर होना, 19-20 का अंतर है तो कहते हैं कि बहुत कम अंतर है। कान पर कच्चा होना, कान पर कच्चा होना सुनी बात पर विश्वास करना, जो सुनी बात पर विश्वास कर लेता है उसे हम कहते हैं कान का कच्चा होना। पापड़ बेलना, मुसीबत उठाना। उलट फेर होना, परिवर्तन होना। ठिकरा फूटना, किसी के सर झूठा दोष लगाना, किसी के सर हम झूठा दोष लगा देंगे तो कहेंगे कि ठिकरा फोड़ दिया मेरे ऊपर। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, जो अपना काम निकालता है उसे कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा कर लिया तुमने। अंगूठा दिखाना, इनकार करना। खूब खून पानी होना, कोई असर ना होना, जब खून पानी हो जाता है तो कोई असर नहीं होता है।
द्रौपदी का चीर कभी समाप्त ना होना, द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था तो उनका वस्त्र कभी समाप्ति नहीं हो रहा था। अगला देखते हैं, ईमान बेचना। ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों अपना कर्तव्य से हट जाना। आड़े इस समय पर काम आना, मुसीबत में सहायक होना। आग में घी डालना, किसी के क्रोध को भड़काना। यह सभी प्रश्न पूछा गया है, इसलिए यह सभी प्रश्नों को याद कर लेंगे। अंधेर नगरी का अर्थ होता है अन्याय की जगह। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना का अर्थ हो जाएगा स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। अंधों में काना राजा, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाला का सम्मान होना। जब अज्ञानी लोग के भीड़ है उसमें अल्प ज्ञान थोड़ा तुच्छ ज्ञान वाला भी व्यक्ति वहां का अंधों में काना राजा हो जाएगा। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। जो कपटी मित्र होते हैं उसे हम आस्तीन का सांप कहते हैं। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। सीधे मुंह बात ना करना, घमंड करना। जो सीधे मुंह बात नहीं करता उसे हम कहते हैं कि घमंड कर रहा है। मुंह तोड़ना, मुंह तोड़ने का अर्थ होता है हार मानना। तालू में जीभ ना लगना, चुप ना रहना। जो चुप नहीं रहता है उसे हम कहते हैं तालू में जीभ ना लगना। ठन ठन गोपाल, कंगाल होना। चुल्लू भर पानी में डूबना, बहुत अधिक लज्जित होना। घुटने टेक देना, हार मान जाना। अगला देखते हैं, कलम तोड़ना, बहुत सुंदर लिखना। जो बहुत सुंदर लिखता है उसे हम कहते हैं कि तूने कलम तोड़ दिया, अपनी लिखावट में तूने कलम तोड़ दिया। आंखें बिछाना, प्रतीक्षा करना। जो इंतजार करना या प्रतीक्षा करना उसे हम आंखें बिछाना कहेंगे। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ हो जाता है महामूर्ख। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। पानी पीकर घर पूछना, काम निकलने के बाद सोचना। 9 2 11 हो जाना का अर्थ हो जाता है भाग जाना। अग्नि परीक्षा देना, कठिन परिस्थिति में पड़ना। अग्नि परीक्षा उसे कहते हैं जब कोई कठिन परिस्थिति में पड़ जाता है उसे हम कहते हैं कि तुम अग्नि परीक्षा दे रहे हो। यहाँ पे